हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को क्या चीज़ें सीखने को मिली, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ ये कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हमको फोर्स का आइडिया आया, या फिर हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, या बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वो कंटिन्यू उसी मोशन में उसी वेलोसिटी के साथ रहेगी जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे। इन शॉर्ट, अगर आपने बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करेगा। मतलब ये कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने का काम कौन करेगा? फोर्स करेगा। या बॉडी अगर ऑलरेडी मोशन में है तो इसके मोशन को बदलने का काम कौन करेगा? फोर्स करेगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, देन आई हैव टू एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। इसका मतलब ये है कि बॉडी जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर उस स्टेट ऑफ मोशन को आपको बदलना हो, चेंज करना हो, तो ये काम करेगा आपका फोर्स। तो हम फोर्स को एक तरीके से ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है, ये बाहर से लगने वाली एक ऐसी चीज़ है जो अगर बॉडी पे लगेगी तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा। बॉडी जिस स्टेट में होगा, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर ऑलरेडी वो मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बुक्स में देखोगे तो फोर्स को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि फोर्स इज a push or a pull exerted on a body which changes the state of motion of the body ठीक है। और ये एक एक्सटर्नल एजेंसी, कई बार बुक में आप लिखे हुए देखोगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बाहर से लगने वाली एक चीज़ है जो कि बॉडी के मोशन को बदल सकती है। अब देखो, यहाँ पे पुश और पुल क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, या कोई भी चीज़, अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो वो क्या करेगी? दो चीज़ें कर सकती है, या तो वो पुश करेगी या तो पुल करेगी। इन्हीं दो तरीके से फोर्स लगाया जा सकता है। मान लो अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं तो क्या करूंगा? या तो मैं उसको धकेलूंगा या तो अपने पास खींचूंगा। तो इट कैन बी पुश और अ पुल। इसी दो तरीके से फोर्स एक्सर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर, मैं अगर बॉडी को लिफ्ट करता हूँ तो भी तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, या फिर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। मान लो आपके हाथ में मैंने रबर बैंड दे दिया और रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेचिंग भी एक तरीके का फोर्स एक्सर्ट करना ही हुआ, राइट? उसमें भी आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। लेकिन स्ट्रेचिंग, लिफ्टिंग, ये भी एक तरीके का पुश या पुल ही है। सी, इफ आई एम स्ट्रेचिंग द रबर बैंड तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसको पुल कर रहा हूँ, सो इट इज ऑल्सो अ पुल। लिफ्ट कर रहे हो बॉडी को, दैट मीन्स यू आर पुशिंग इट अपवर्ड्स, तो अगेन ये भी पुश में ही आ जाएगा। अगर मान लो मेरे पास बलून है और बलून को इस तरह से मैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करके दबा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं? बताओ, उस पर भी पुश एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो फोर्स या तो पुश या पुल, इन दो के फॉर्म में एक्सर्ट किया जा सकता है किसी बॉडी पे। इसलिए हमने ये बोला कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। और ये फोर्स करता क्या है? ये बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को बदल देगा। वो जिस स्टेट में होगा उसको चेंज कर देगा। रेस्ट पे है तो मोशन में ला देगा, और बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसके वेलोसिटी को चेंज कर देगा वो। ठीक है, so push or a pull exerted on a body which changes the state of motion of the body। तो ये फोर्स का आइडिया हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आया, क्योंकि फोर्स वाला जो एक्सप्लेनेशन था वो फर्स्ट लॉ में ही दिया गया था। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट डाउन करने वाली बात ये है फर्स्ट लॉ से, कि फर्स्ट लॉ से हमको फोर्स का डेफिनेशन समझ में आया, या फोर्स का आइडिया आया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ ज़रूर हो सकती है, इस डेफिनेशन में एक गड़बड़ ज़रूर है। वो ये कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूँ, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाता हूँ, और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं यहाँ से भी लगाऊं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलेगा? अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो क्या ये फोर्सेस मिलकर इसको मोशन में लाएंगे? ना, बिकॉज दीज फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, पर चलो भले ही अनबैलेंस्ड फोर्स है लेकिन फोर्स तो है। तो प्रॉब्लम ये है इस डेफिनेशन में कि जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो फिर ये डेफिनेशन काम नहीं करता। हम थोड़ा सा, मैंने किसी बुक में देखा था कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया हुआ है जिससे इस चीज को भी वो एक्सप्लेन कर सकता है। उसमें ये लिखा था, फोर्स इज अ पुश और अ पुल एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी विच, ध्यान से देखना, आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, which either changes or tends to change the motion, tends to change the state of motion. Tends to change the state of motion of the body. मतलब ये कि फोर्स एक पुश और पुल है जो बॉडी पर आप एक्सर्ट करोगे तो वो या तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदल देगा या फिर बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे बदलने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये फोर्सेस जो है ये इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदल नहीं पा रही है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये अपना फोर्स जो है ये अपना काम तो कर रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदल दूं, और ये भी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलूं। प्रॉब्लम ये है कि ये इसको यहाँ धक्का मार रहा है और यहाँ मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स जो है वो यहाँ मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। दोनों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये बॉडी कहीं जा नहीं पा रहा है और मोशन में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इसको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये जरूर इसको धक्का मारकर मोशन में ला देगा। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड टेंड्स टू आ जाता है। टेंड्स टू मतलब जो फोर्स है वो कोशिश करता है। अब ये अपने कोशिश में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सामने से भी उतना फोर्स आ जा रहा है जो उसको रोक दे रहा है। तो फोर्स या तो पुश या पुल है जो बॉडी पे एक्सर्ट होता है, जो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को या तो बदल देगा या फिर बदलने की कोशिश करता है। चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से फोर्स का आइडिया कि फोर्स क्या है ये हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग नहीं दे पाएंगे कि, पर ये एक डेफिनेशन काम चल जाएगा इस डेफिनेशन से। ठीक है, तो ये तो पहली चीज आ गई। दूसरी चीज जो हमको फर्स्ट लॉ से समझ में आता है वो क्या है कि ये स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, इनके बीच में इक्विवेलेंस बताता है। दे आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों को एक जैसा बताता है। बॉडी चाहे रेस्ट पे रहे चाहे मोशन में रहे, दोनों एकदम अलग चीज नहीं है, दोनों में ये बराबरी बताता है। ये बराबरी कैसे? देखो, अगर सपोज करो बॉडी रेस्ट पे है, मान लो बॉडी रेस्ट पे है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इस पर टोटल फोर्स जो है वो 0 लग रहा है, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा होता तो फिर ये मोशन में आ जाएगा रेस्ट पे से। अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मान लो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और ये मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में है और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम इसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली चलते जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इस पर नेट फोर्स लग रहा होता तो इसका मोशन बदल जाता, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती। क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। अब देखो, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो भी उस पर टोटल फोर्स 0, और बॉडी अगर मोशन में है तो भी उस पर टोटल फोर्स 0। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रेस्ट वाला कंडीशन और मोशन वाला कंडीशन एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स लग रहा है इसलिए मोशन में है। बॉडी चाहे रेस्ट पे हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में हो, दोनों का सिचुएशन एक जैसा है, दोनों पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एक जैसा है, ये बात भी हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही पता चलता है। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट थिंग इज
जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया मतलब क्या? बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिससे वो खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकता। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, खुद से मोशन में नहीं आ पाएगी। और अगर वो मोशन में है किसी वेलोसिटी के साथ तो वो अपने वेलोसिटी को बदल भी नहीं पाएगी खुद से। ठीक है, सो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को न बदल पाने की जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो बॉडी जैसी है वैसे ही रहने की कोशिश करती है, दैट इज व्हाट यू कॉल इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो बॉडी की इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है ये भी हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। कौन सी चीजें बताई मैंने, बताओ। पहले तो ये कि डिफाइंस फोर्स, एक काम चलाओ डेफिनेशन मिल सकता है। डेफिनेशन अगर नहीं भी है तो फोर्स का आइडिया मिलता है हमको कि भाई फोर्स क्या है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको पता चलता है। वो ज़्यादा बेटर होगा बोलना कि फोर्स का आइडिया आता है। ठीक है, डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो यहाँ पे मुझे उतना खास सही नहीं लगा, बट यस वी हैव एन आइडिया ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताया कि इट शोज इक्विवेलेंस, it shows equivalence between state of rest and state of motion। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के बीच में इक्विवेलेंस बताता है, बराबरी बताता है कि दोनों एक जैसा है। अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। थर्ड केस है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है, दैट इज इनर्शिया। So it tells us about the fundamental property of body, that is inertia। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। थैंक यू।